नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और इसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हम आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। और जब हम बात करें आपातकालीन प्रावधानों की, तो आपको पता है कि आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान के अंदर संविधान वेत्ताओं ने इस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं कि जब आपातकालीन स्थितियां हो तो राज्य का समस्त स्वरूप या संघ का समस्त स्वरूप एकात्मक रूप से उन परिस्थितियों से लड़ सके, उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आपातकालीन प्रावधान जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। सबसे पहले हम आपातकालीन प्रावधानों की ओवरव्यू की जब हम बात करते हैं तो ओवरव्यू में आपको पता चलेगा कि आपातकालीन अधिकार जो वर्णित है वो हमारे आर्टिकल 352 से 360 तक है। और ये हमारा कौन सा भाग ये सॉरी दोस्तों, यहाँ आ जाएगा हमारा भाग भाग कौन सा, भाग 18 के अंदर वर्णित है। इन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में असाधारण कदम उठाने का अधिकार है। और असाधारण कदम के दौरान हम समझ सकते हैं कि समस्त शक्ति हमारी जो हमारी संघ की शक्ति है वो एक यूनिटरी रूप में अपना कार्य करने लगती है, जिसमें संघ और दूसरी ओर राज्य सरकार, जो अपनी राज्य सरकारें हैं वो भी संघ के अधीन आ जाती है। हालांकि हमारे पास जो हमारे संविधान वेताओं ने इसका आपातकाल का प्रावधान किया वो अस्थायी प्रावधान है। ऐसा प्रावधान है अस्थायी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम हमारे टाइप्स की, जहां हम एक और इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइप्स की बात करेंगे। और टाइप्स के बात करने के साथ साथ ही हम एक मिनट अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए ये कलर ले लेते हैं। अब हम टाइप्स की बात करते हैं तो संविधान के अंदर हमें 3 प्रकार के आपातकाल दिखाई देते हैं। एक और जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी का, जहां नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में आर्टिकल 50 352 की बात करते हैं। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं कि जब संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, ठीक है, जब राज्यों की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, पहला ये, दूसरे नंबर पर ये। फिर हम इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो आपको पता है दोस्तों कि राष्ट्रपति इस संदर्भ में भी अपनी भूमिका विशेष तौर पर निभाता है। और हमारा फाइनेंशियल से संबंधित मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारा आर्टिकल 360 के अंदर। और आपको पता है कि जब संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यों के अंदर शासन लगाया जाता है तो वो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 352 के संदर्भ में आपको पता है 352 क्या कहता है। आर्टिकल 352 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थितियां हो, हालांकि हम आर्टिकल 352 के साथ साथ 356 और 360 को भी विस्तृत रूप से पढ़ने और समझने वाले हैं। जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि जैसे ही हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला आर्टिकल आता है और वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 352। 352 आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो 352 आर्टिकल कहता है सबसे पहले घोषणा कौन करेगा। और घोषणा के संदर्भ में आपको पता है कि घोषणा 2 आधारों पर की जा सकती है। पहला तो घोषणा 2 आधारों पर की जाएगी, जिसमें पहला युद्ध और बाह्य आक्रमण और दूसरा सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति को प्रारंभ में आंतरिक अशांति थी, लेकिन इसे संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और वो कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन था हमारा 44वां संविधान संशोधन। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 352 में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से के अंदर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की का खतरा उत्पन्न हो गया है, तो सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में वे आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किसकी घोषणा कर सकते हैं और कौन कर सकता है? आपको पता है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपन कि जब हमारे पास आर्टिकल 352
कि जो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया है? उसका प्रोसेस क्या है? जब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं, तो आर्टिकल 351 कहता है कि राष्ट्रपति को यह लगे या राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए, तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और आर्टिकल 352 के अंदर कहा गया है कि यदि घोषणा को किसी अन्य घोषणा में बदला जाए या समाप्त किया जाए, तो भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अब आर्टिकल 352 के अंदर हमारे पास संविधान संशोधन किया। और कौन सा संविधान संशोधन? हालांकि 42वां संविधान संशोधन भी किया, लेकिन हम इस संदर्भ में कौन सा पढ़ेंगे? आर्टिकल 352 के अंदर 44वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन 1978। आपको पता है 4 + 4 कितने होते हैं? 8। तो कब हुआ? 1978 में। तो 1978 में आंतरिक अशांति के आधार को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। क्या शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। और ये कौन से आर्टिकल के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब हम आर्टिकल 352 की अप्रूवल की बात करते हैं, तो अप्रूवल के संदर्भ में आपको पता है कौन अप्रूवल करेगा? हमारी संसद अप्रूवल करेगी। और संसद अप्रूवल करेगी तो आपको पता है कि उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो बहुमत द्वारा करेगी, तो उसको हम समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की जब हम बात करते हैं, तो संसद के दोनों सदन जब आपातकाल घोषित हुआ है उसके 1 महीने के भीतर स्वीकृत करना चाहिए। कितने महीने के? 1 मंथ। ठीक है। स्वीकृति मिल जाने के बाद आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद अगले 6 महीने तक ऐसे ऐसे कर करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कब तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक। कोई निर्धारित सीमा नहीं है। आर्टिकल 352 6 कहता है कि स्वीकृति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। कैसे बहुमत की आवश्यकता होगी? विशेष बहुमत की। कैसे आओ बहुमत की? विशेष बहुमत की। ठीक है। जिसके अंदर कुल सदस्य गण में से बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, अर्थात हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी जब हम इसको अनुमोदित करेंगे। और विशेष बहुमत का मतलब 2/3 सदस्य, जो कि कुल सदस्य मत के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम 352 आर्टिकल 352 में आपातकाल के प्रभावों की बात करते हैं, तो इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी की, तो क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं आपको पता है? तो सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? कार्यकारी शक्ति में। कार्यकारी शक्ति में क्या परिवर्तन आता है? केंद्र सरकार राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश दे सकती है। तो ये एक एकात्मकता का लक्षण है। और ये बात कब कौन से आर्टिकल में कहते हैं? आर्टिकल 353 ए में। ठीक है, 353 ए। ये बात ये आर्टिकल कहता है। कार्यकारी शक्ति अर्थात केंद्र राज्य सरकार को कार्यकारी निर्देश दे सकती है। इसके बाद विधायी तौर पर क्या परिवर्तन होते हैं? तो विधायी तौर पर परिवर्तन होते हैं दोस्तों, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कौन? संसद। और ये बात किस में कही गई है? 353 ए में। फिर इसके बाद आर्थिक नियंत्रण में क्या परिवर्तन आता है? आर्टिकल 352 के अंदर, इसके अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यों को केंद्र की सहायता को कम करने या समाप्त भी कर सकते हैं। अर्थात जो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता प्राप्त है, वो उसको समाप्त भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 354 के अंदर। और इसके बाद अगर 352 के अंदर अपना आपातकाल लगा हुआ है और एक मूलभूत अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मूलभूत अधिकारों का निलंबन हो जाता है, जिसमें से कुछ मूल अधिकारों को छोड़कर, जिसके अंदर हम 20 का और 21 का उदाहरण ले सकते हैं कि 20 और 21 आर्टिकल कभी भी निलंबित नहीं होते, चाहे से आपातकाल ही क्यों ना लगा हो।
अब इसके बाद हम बात करते हैं संसदीय कार्यकाल में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों संसदीय कार्यकाल भी बहुत विचित्र स्थिति अपनी ग्रहण कर लेता है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके निलंबन पर बात कर लेते हैं थोड़ी। जब हम फंडामेंटल राइट्स के निलंबन की बात करते हैं तो आपको पता है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इससे क्लियरिटी दिखे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा कलर है। अब हम अधिकारों के निलंबन की बात करें कि जब हमारे पास आपातकाल की स्थिति हो, और आपातकाल की स्थिति के अंदर आर्टिकल 358 कहता है, आर्टिकल 358 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंदर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्राप्त है वह स्वतः ही निलंबित हो जाती है। क्या बात है कि आर्टिकल 19 में जो हमारी स्वतंत्रताएं प्रदान है, तो आपातकाल लगा और आपातकाल लगते ही आर्टिकल 358 के अंदर जो वर्णन है कि आर्टिकल 358 में वर्णन है कि आर्टिकल 19 के तहत जो मिलने वाली स्वतंत्रताएं हैं वो आर्टिकल 352 के लगते ही, अर्थात आपातकाल लगते ही वो क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी। फिर हम आर्टिकल 359 की बात करते हैं। आर्टिकल 359 के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अन्य अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो सकते हैं। अर्थात आपको पता है 358 और 359 दोनों में क्या अंतर है? ये तो बात करता है कि आर्टिकल 19 तो भैया लगते ही खत्म हो जाएगा, और इसके बाद कहा गया है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जी आप चाहो तो अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को निलंबन करने की शक्ति रखते हो, और लेकिन आप एक चीज नहीं कर सकते, और वो कौन सी है कि आप 20 और 21 आर्टिकल को निलंबित नहीं कर सकते। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 359 के अंदर। अब हम थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ में समझ लें कि आर्टिकल 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया। तो दोस्तों आपको सीधा सा याद करना है, आर्टिकल 352 का प्रयोग अब तक 3 बार किया गया है। और 3 बार किन स्थितियों के अंदर? जब हम बात करते हैं 1962 की, 1962 का जो चीन युद्ध था और चीन ने हमारे ऊपर जो आक्रमण कर दिया था उसके संदर्भ में पहली बार लगाया गया। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा अपन इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। ठीक है, ये 1962 में, और फिर उसके बाद हमारे जो पड़ोसी देश है उसके साथ युद्ध होने के कारण भी हमारे हमारे राष्ट्र के अंदर एक बार, दूसरी बार आपातकाल लगा, और उसे हम 1971 के आपातकाल के रूप में जानते हैं। आज जब हम बात करते हैं 1975 से 1977 की, तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसे आंतरिक अशांति के कारण जारी किया या लागू किया। ये हमारे 3 आपातकाल थे जो कि 1962, 71, 75 के अंदर क्रम से लगे। जब हम बात करते हैं 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की, तो 1975 का आपातकाल 1977 में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और इनके कारणों की जांच के लिए एक साहा आयोग का गठन किया गया, और साहा आयोग अपनी सिफारिशें भी की। और जब हम बात करते हैं कि घोषणा का अंत, जब आर्टिकल 352 के अंदर, हालांकि हम घोषणा के संदर्भ में आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए कि आर्टिकल 352 के अंदर जो आर्टिकल 7th क्लोज है उसका, उसमें कहा गया है कि लोकसभा द्वारा जारी घोषणा को रद्द कर सकने के लिए या समाप्त करने के लिए कौन कर सकता है? इसे राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। लोकसभा द्वारा जारी जो घोषणा है उसे राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है। यह आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 352 7th क्लोज। इसके बाद हम बात करते हैं 352, और 352 के अंदर आपको पता है 352 का क्लोज 8 कहता है कि लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए 1/10 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है।
ठीक है? इसलिए कहते हैं कि हम जब आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है तो बहुत अधिक जटिल प्रक्रिया बना दी है। जब हम आर्टिकल 352 के 9th क्लोज की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति विभिन्न कारणों जैसे युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है और ये आर्टिकल 352 क्लोज 9th के अंदर ये बात कही गई है। अब हम बात करते हैं कि राज्यों के अंदर जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, तो राज्यों के अंदर भी संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण अपना स्वरूप राष्ट्रपति या संसद के अंदर निहित कर देते हैं और वो राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर। इसे हम आपातकाल नहीं कह सकते, बल्कि हम इसे राष्ट्रपति शासन के रूप से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की जब आप बात करते हैं, तो इसका सबसे मुख्य आधार है कि जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी हो राज्य के अंदर, तो इसके लिए शक्ति प्रदान करते हैं हमारे संसद को और संसद के तौर पर संसद की अनंतिम रूप से प्रयोग कौन करता है? ऐसी स्थिति के अंदर जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो किसी राज्य में, तो वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 356 और 356 कहता है कि प्रेसिडेंट रूल अर्थात राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आपको एक चीज याद रखनी है। जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी राज्य में सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। किसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है? संविधान के अनुसार। ठीक है? तो वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की। अनुच्छेद 356 एक के अंदर जब हम अनुच्छेद 356 एक की बात करते हैं, इसके अंदर राष्ट्रपति शासन की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में और विस्तृत रूप से अध्ययन हम करते हैं आर्टिकल 356 का क्लोज एक और वह राष्ट्रपति उसके अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों को अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है? कौन अधिग्रहण कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके कार्यों को अधिग्रहण कर सकता है? राज्य सरकार के। और राज्य विधानसभा की शक्तियों को संसद के अधीन कर सकता है। कौन कर सकता है संसद के अधीन शक्तियों को? राज्य की विधानसभा शक्तियों को कौन संसद के अधीन कर सकता है? वो है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों? इसके बाद हम चलते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी और इसका अप्रूवल कैसे किया जाएगा। तो ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं कि समय सीमा और स्वीकृति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद उसे 2 महीने के भीतर कितने महीने के भीतर? 2 महीने के भीतर कितने महीने? 2 मंथ के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके बाद अगर संसद के दोनों सदन इसे अनुमोदित नहीं करते हैं, तो यह तुरंत समाप्त हो जाएगा। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष तक सीमित किया गया। कब तक सीमित किया गया? कि यह 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता और इसे 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने पर विशेष परिस्थितियों में अपवाद की अनुमति दी गई है, जिसके अंदर चुनाव आयोग भी अपनी भूमिका निभाता है और एक रिपोर्ट प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करें कि जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जो विधायी शक्तियां हैं, वो किस प्रकार से कार्य करती है? तो संसद राज्य विधानसभाओं के विषयों पर कानून बना सकती है। पहली बात तो ये। राष्ट्रपति राज्य के वित्तीय मामलों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये किस बात में कही गई है? आर्टिकल 357 के अंदर। हालांकि ये सभी आर्टिकल एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, आर्टिकल 357, 358। ठीक है? अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे इफेक्ट इस पर कि भाई प्रभाव क्या पड़ता है। जब तक सामान्य स्थितियां बहाल ना हो जाए या जब तक सामान्य स्थिति नहीं बन जाए, तब तक राज्य में संवैधानिक और शासन की सुनिश्चितता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति शासन के द्वारा।
अब दोस्तों हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक आ जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो हमारे आर्टिकल 360 के अंदर इसे वर्णित किया गया है। जब हम वित्तीय आपातकाल को देखते हैं तो वित्तीय आपातकाल के भी हमारे संविधान के अंदर काफी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं आपातकाल की घोषणा कौन करेगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इसको आपको पता है कि ये सब कार्य कौन करेगा, हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से के अंदर आर्थिक तंत्र संकट में है तो वह आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यह आर्टिकल 360 कहता है। अब आर्टिकल 361, आर्टिकल का 361 अर्थात क्लोज 1, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वित्तीय स्थिति खतरे में है और वित्तीय स्थिति खतरे में है तो इसे घोषित कर, वित्तीय स्थिति अगर खतरे में हो तो वह इसे घोषित कर सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल। जब हम स्वीकृति की बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल को स्वीकृति किस, तो स्वीकृति के संदर्भ में आपको पता है कि 2 महीने के भीतर संसद के द्वारा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, और संसद के अंदर लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों आ जाती है, द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। और एक बार स्वीकृति हो जाने के बाद आर्थिक आपातकाल तब तक लागू रहता है तब तक इसे राष्ट्रपति वापस नहीं ले लेते। इसके अंदर संसद की ज्यादा भूमिका नहीं है। अब हम आर्थिक आपातकाल के प्रभावों की बात करें या फाइनेंशियल इमरजेंसी के जो इफेक्ट्स हैं उसकी बात करें तो आपको पता चलेगा कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो क्या-क्या परिवर्तन आते हैं। तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों पर निर्देश दे सकती है और वित्तीय मामलों पर निर्देश देने के लिए आर्टिकल 360(3) के अंदर ये कहा गया है। जब हम आर्टिकल 360(4) की बात करते हैं, जब हम आर्टिकल 360(4) की बात करते हैं तो राष्ट्रपति राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है और संघ सरकार के कर्मचारियों में भी वेतन में कटौती कर सकता है। इसके साथ साथ इस प्रक्रिया से न्यायाधीश भी नहीं बचे हैं, न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट बेस में पूछा जा सकता है। अब हम कुछ की या आपातकाल से संबंधित कुछ संशोधन हैं या अमेंडमेंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम 42वां संविधान संशोधन को पढ़ेंगे और 42वां संविधान संशोधन कहता है, 42वां संविधान संशोधन कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रावधानों को क्या करता है, ये राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसके प्रावधानों को और सख्त कर देता है। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल अब सामान्य परिस्थितियों में भी लगाने वाली जैसी स्थितियों में कर देता है और उसकी जो प्रक्रिया है उसको और अधिक जटिल बना देता है। जब हम राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में बात करें तो ये इंदिरा गांधी के समय किया गया और इसके बाद जनता सरकार आई और जनता सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर आंतरिक अशांति शब्द के आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा और कैबिनेट को आपातकाल की घोषणा के लिए लिखित सलाह को देना अनिवार्य कर दिया कैबिनेट द्वारा। और ये बात ये कब जोड़ा गया, आर्टिकल 352 के अंदर क्लोज 3 के अंदर। अब आइए दोस्तों एक बार हम इसको कंप्लीट तौर पर पढ़ लेते हैं। जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, एक, एक सेकंड दोस्तों मैं थोड़ा क्या बड़ा कर देता हूं इसको, जिससे हाँ से इससे क्या ये चीजें कट रही थी वो। आइए दोस्तों, जब हम और इसे थोड़ा बड़ा भी कर, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आपको पता होगा कि जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 की बात करते हैं
और ये 3 आधार हैं इसके, युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह। और इसका क्या तरीका है राष्ट्रीय आपातकाल का? तो राष्ट्रीय आपातकाल का तरीका है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर दिया जाएगा। और इसकी राष्ट्रीय आपातकाल की जब हम बात करते हैं तो प्रथमतः 1 माह के अंदर और दोनों सदनों की स्वीकृति हो जाने के बाद इसे 6 महीने तक के लिए और उसके बाद इसे निरंतर बढ़ाते हुए अनिश्चित काल तक ले जाया जा सकता है। इसके बाद हम चलें कि क्या इसे अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है? राष्ट्रीय आपात को बिल्कुल राष्ट्रीय आपात के लिए विशेष अनुमोदन की जरूरत है। और अनुमोदन संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति चाहिए। हाँ, बिल्कुल दोनों सदनों की स्वीकृति चाहिए। और विशेष बहुमत के बाद विशेष बहुमत की भी बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के निलंबन। हाँ, बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किए जा सकते हैं और 19 तो वैसे ही निलंबित हो जाता है और बाकी की उद्घोषणा राष्ट्रपति अलग से भी कर सकते हैं। और उद्घोषणा का राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा का समापन लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आपको पता है आर्टिकल 356 अर्थात 356 की बात करते हैं। और राष्ट्रपति शासन के जो लगाने का आधार है उसके लिए चाहिए आपको उसके लिए जो आधार चाहिए वो है राज्यपाल की रिपोर्ट। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर हम राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। राज्यों के अंदर राज्यपाल की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना भी राष्ट्रपति की संतुष्टि हो तो दोनों तरीके हैं। राज्यपाल ना भी दे तो भी लगाया जा सकता है। प्रारंभ में 2 महीने और 2 महीने दोनों सदनों की स्वीकृति हो जाने के बाद 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम इसकी अवधि 3 वर्ष है। हालांकि एक संशोधन के द्वारा इसमें हम आपको पता है कि एक बार में केवल एक बार बढ़ाया जा सकता है की बात भी कही गई है। और इसके बहुमत का क्या तरीका होगा? तो आपको पता है कि अनुमोदन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। किसका? राष्ट्रपति जो हमारा शासन है राज्यों के अंदर लगाया गया है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है कि जब हमारे पास राष्ट्रपति शासन चल रहा हो, प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो, तो मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना भी इसे पुनः वापस ले सकता है। जब हम वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में हम बात करते हैं आर्टिकल 360 की। और 360 का कारण क्या है? वित्तीय विश्वसनीयता को जब खतरा हो ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है और ये भी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर जारी किया जाता है। और आपको पता है कि इस संदर्भ में दोनों सदनों का बहुमत या अनुमोदन किया जाता है और किस आधार पर? साधारण बहुमत से। दोनों सदनों की स्वीकृति हो जाने के बाद ये जारी रह सकता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बार-बार संसदीय अनुमोदन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रपति से संबंधित जो आपातकालीन शक्तियों का पर वीडियो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये? आशा करता हूँ कि बहुत